आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे यूनिक फीचर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। यूनिक फीचर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो सबसे पहले है वो है द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर्स, शहरी केंद्रों का विकास। यहाँ शहरी केंद्रों के विकास में एक और जो महत्वपूर्ण बात दी है, ए प्लान्ड अर्बन सेंटर्स। यहाँ पर ये नियोजित शहरी केंद्रों की चर्चा की गई है और ऐसे नियोजित शहरी केंद्रों में मोहनजोदारो का नाम सबसे पहले लिया जाता है। मोहनजोदारो इज द मोस्ट वेल नोन साइट। द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड वाज हड़प्पा। हालांकि मोहनजोदारो सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल है, लेकिन सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। यहाँ पर आपको भ्रमित नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखिएगा। सबसे नियोजित जो शहरी केंद्र था वो मोहनजोदारो, जो वर्तमान पाकिस्तान में है, और सबसे पहले खोजा गया जो स्थल वो हड़प्पा था, वह भी पाकिस्तान में है। हड़प्पा जो प्लान्ड अर्बन सेंटर था उसकी एक विशेषता यहाँ पर दी हुई है कि ये 2 सेक्शंस में बटा हुआ था और एक सेक्शन उसका छोटा था लेकिन ऊंचाई पे बना हुआ था, वन स्मॉलर बट हायर, और दूसरा बड़ा था लेकिन नीचाई पर बना हुआ था। इतिहासकारों ने इसे दुर्ग, सिटाडेल और निचला शहर, लोअर टाउन का नाम दिया है। आगे यहाँ पर दिया गया है कि दुर्ग की ऊंचाई इसलिए होती थी क्योंकि ये कच्ची ईंटों के चबूतरों पर बनी हुई थी और दुर्ग को दीवार से घेरा गया था। इसका अर्थ ये था कि ये निचले शहर से पूरी तरह से इसको अलग करके बनाया गया था। निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था। इसके अलावा कई भवन जो थे वो ऊंचे चबूतरों पर बनाए गए थे। वो जो चबूतरे थे वो नींव का काम करते थे। जिस तरह से फाउंडेशन तैयार किया जाता है उसी तरह से ये अनुमान लगाया गया है कि यदि एक आदमी प्रतिदिन 1 घन मीटर मिट्टी ढोता होगा तो आधारों को बनाने के लिए ही 40 लाख लेबर डेज की आवश्यकता पड़ी होगी और यहाँ पर बहुत बड़े श्रम की आवश्यकता भी होगी। तो हड़प्पाई निवासी जो दुर्ग और निचला नगर बनाने का जो काम उन्होंने किया था उसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा श्रम की आवश्यकता लगी होगी। एक बार चबूतरों के स्थान बनने के बाद सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। ऐसा इसलिए भी प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का जो नियोजन किया गया होगा और प्लानिंग करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट किया गया होगा और नियोजन के साथ जो बात जुड़ी थी वो प्लानिंग इंक्लूड ब्रिक्स है। जो नियोजन के अंदर का जो विशेष लक्षण है वो उसमें ईंटें शामिल हैं जो धूप में सुखाकर या भट्टी में पकाकर तैयार की गई होंगी, जो निश्चित अनुपात की रही होंगी। 4 गुनी 2 गुनी होती थी चौड़ाई ऊंचाई के अनुपात के क्रम में, और इस प्रकार की ईंटें सभी हड़प्पा बस्तियों में प्रयोग में लाई गई थी। ये यहाँ पर लिखा है बहुत क्लियर सा कि ब्रिक्स वर यूज्ड एट ऑल हड़प्पन सेटलमेंट्स। सभी बस्तियों में ईंटों का प्रयोग किया गया था। यहाँ पर एक जगह हड़प्पा की दुर्दशा का जिक्र किया गया है। आप ये बॉक्स देख रहे होंगे, दी प्लाइट ऑफ हड़प्पा। चूंकि हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल था लेकिन इसको ईंट चुराने वालों ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया और 1875 में जो अलेक्जेंडर था वो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे और उन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। अक्सर यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इसे बार बार पढ़ने की आवश्यकता है। और भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम ने लिखा था कि प्राचीन स्थल से ले जाई गई ईंटों की जो मात्रा थी वो लगभग 100 मील लंबी लाहौर और मुल्तान के बीच की रेल पटरी के लिए ईंट बिछाने के लिए पर्याप्त थी।
और इस तरह इस पूरी साइट की जो कई संरचनाएं थी वो नष्ट कर दी गई, जबकि मोहनजोदारो था वो इससे कहीं ज़्यादा अच्छी स्थिति में संरक्षित था। हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं में आगे है नालों का निर्माण, लेइंग आउट ड्रेन्स। ये हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक मानी जाती है कि हड़प्पा के निवासी जो नियोजित जल निकास प्रणाली उनके द्वारा अपनाई गई थी। और ये अक्सर सीबीएसई में ये प्रश्न पूछा जाता है कि हड़प्पा के निवासी अच्छी जल निकास प्रणाली के समर्थक थे, बताइए कैसे। या हड़प्पाई शहरों की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक उनका प्लान ड्रेनेज सिस्टम था। तो यहाँ से आप ये पूरा पढ़ते हुए उसका आंसर दे सकते हैं। इनकी जो सबसे अच्छी बात थी वो ये थी कि जो सड़कें और जो गलियाँ थी, वो जो रोड्स और स्ट्रीट्स थे वो एक ग्रिड पैटर्न पर तैयार किए गए थे। ये एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। ये जो इंटरसेक्टिंग जो था इनका वो राइट एंगल्स पे हुआ करता था, और ऐसा लगता था कि इन नालियों के साथ गलियों को बनाया गया होगा ताकि किसी भी प्रकार से गंदे पानी के रास्ते में कोई रुकावट या अवरोध पैदा ना हो। और पहले नालियों और गलियों के निर्माण के बाद उसके अगल बगल में आवास बनाए गए होंगे, और घरों के गंदे पानी को गलियों की नालियों से जोड़ा गया था ताकि प्रत्येक घर की से कम एक दीवार गली से सटाकर तैयार की जाए ताकि प्रत्येक घर का जो गंदा पानी है वो आसानी से बाहर निकल जाए। तो इनका जो नालों का निर्माण किया गया था वो ग्रिड पद्धति में था। समकोण पर एक दूसरे को ये काटती थी सड़कें और नालियाँ। और ये जो निर्माण कार्य किए गए थे उनकी विशेषताओं में सबसे पहले ये रखा गया कि पहले सड़कें और नालियां तैयार की गई, उसके बाद घर बनाए गए ताकि प्रत्येक घर का जो दूषित पानी है वो इन नालियों में बहकर निकल जाए। अब हमें आगे एक और फीचर समझना है, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, गृह स्थापत्य। मोहनजोदड़ो का निचला शहर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स का एक बहुत बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करता है, और इनमें से कई एक आंगन पर केंद्रित थे जिनके चारों ओर कमरे बने हुए थे, और आंगन खाना पकाने और कटाई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र हुआ करते थे, खासतौर पर गर्म और शुष्क मौसम में। यहाँ का एक और रोचक पहलू है जो लोगों द्वारा अपनी एकांतता को दिए जाने वाला महत्व था, और भूमि पर बनी हुई दीवारों में खिड़कियां नहीं दिखाई देती हैं। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार के आंतरिक भाग में और आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता है। इससे पता चलता है कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाते समय उन्होंने प्राइवेसी का विशेष ध्यान रखा है। यहाँ पर बहुत क्लियर कट लिखा गया है कि वो इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये लोग अपनी जो प्राइवेसी है उसका विशेष ध्यान रखते होंगे। आज भी हम देखते हैं कि अक्सर शहरों में लोग अपनी प्राइवेसी का विशेष ध्यान रखते हैं और उसी प्रकार से भवन निर्माण करवाए जाते हैं। तो हड़प्पाई जो लोग थे उनका जो आर्किटेक्चरल स्टाइल था उस स्टाइल में विशेष तौर से वो अपने घर को इस प्रकार से बनाते थे कि वो उसके अंदर अपनी प्राइवेसी को मेंटेन कर पाएं। हर घर का जो फर्श था वो ईंटों से बना हुआ था, और उसमें विशेष तौर से एक बाथरूम हुआ करता था। एवरी हाउस हैड इट्स ओन बाथरूम, और ये ईंटों का बना हुआ करता था, और ये नालियां दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई होती थी। कुछ घरों में दूसरे तल और छत पर जाने हेतु सीढ़ियां बनाई गई थी, स्टोरेज मिले हैं रूप तक जाने के लिए, और कई आवास में कुएं भी प्राप्त मिले हैं। और ये यहाँ पर स्कॉलर्स कुछ ऐसा अनुमान लगाते हैं कि लगभग 700 की संख्या में मोहनजोदड़ो में कुएं मिले हैं। इससे ये पता लगता है कि जो हड़प्पाई जो लोग थे वो
अपना डोमेस्टिक आर्किटेक्चर तैयार करते समय, रेजिडेंशियल बिल्डिंग तैयार करते समय अपना बाथरूम और सीढ़ियाँ और इन सब का ध्यान रखते थे, और पानी की व्यवस्था के लिए वो कुओं का भी इस्तेमाल करते थे। कुओं की संख्या यहाँ लगभग 700 दिखाई गई है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर एक शॉर्ट्स और दिया हुआ है, अब तक खोजी गई प्राचीनतम प्रणाली, द मोस्ट एंशियंट सिस्टम येट डिस्कवर्ड। यहाँ नालियों के बारे में मैके लिखते हैं कि निश्चित रूप से अब तक खोजी गई सबसे बेहतरीन प्राचीन प्रणाली है हड़प्पाई लोगों के द्वारा, जो नालियों की बनावट और उसकी विशेषताओं के जिक्र करते हैं। और मुख्य नाले में जमाई गई ईंटों से जो बने हुए थे, और इन्हें ईंटों से ढका गया था, जिनको सफाई करने के दौरान ही हटाया जा सकता था। और कुछ स्थानों पर ढकने के लिए चूना पत्थर की जो पट्टिकाएं हैं वो भी मिली हैं, उनका प्रयोग किया जाता था उनके द्वारा। और घरों की नालियां पहले एक मलकुंड या एक हौदी में खुलती थी, और उसके ठोस पदार्थ वहां जमा हो जाने के बाद जो गंदा पानी था वो नालियों में बह जाता था। और बहुत लंबे नालों में कुछ अंतरालों पर सफाई के लिए हौदियां बनाई गई थी। और ये पुरानी कही जाने वाली वस्तुओं में, पुरातत्व में एक ताज्जुब के तौर पर देखा जा रहा है कि मलबे, रेत के छोटे छोटे ढेर निकासी के नालों के अगल बगल पड़े मिले हैं, जो ये दर्शाते हैं कि नालों की सफाई के बाद कचरे को हमेशा नहीं हटाया जाता होगा, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। ये अर्नेस्ट मैके लिखते हैं कि हड़प्पाई लोग जो थे वो उनका जो ड्रेनेज सिस्टम था वो बहुत ही वेल प्लान्ड था। और लेकिन साथ में वो लास्ट में ये भी बताते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि वो जो नालियों की सफाई करने के बाद जो कचरा यहाँ वहाँ जो पटक दिया जाता था, संभवतः उसको वो क्लियर नहीं करते होंगे। यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है कि जल निकास प्रणाली केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये कई छोटी बस्तियों में भी मिली थी। जैसे लोथल के आवासों के निर्माण के लिए जहाँ कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था, वहीं नालियाँ पक्की ईंटों से बनाई गई थी। कहने का तात्पर्य ये है कि जो ड्रेनेज सिस्टम था वो वेल प्लान्ड था, और हड़प्पाई सभ्यता की विशेषताओं में से एक ड्रेनेज सिस्टम जो मिलता है वो ये बताता है कि हजारों वर्षों पहले हड़प्पा के निवासी साफ सफाई को लेकर काफी जागरूक हुआ करते थे। अगला बिंदु है 3.3 द सिटाडेल, दुर्ग। दुर्ग पर ऐसी स्ट्रक्चर्स के जो एविडेंस हैं वो मिलते हैं जो स्पेशल पब्लिक पर्पस के लिए काम में ली जाती होंगी। ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिले हैं जिनका प्रयोग विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। इसमें से जो एक है वो वेयर हाउस, आप जानते होंगे वेयर हाउस मतलब माल गोदाम, एक ऐसी विशाल संरचना जिससे ईंटों से तैयार किया गया था और ऊपरी हिस्से को लकड़ी से बनाया गया था। और चूंकि ऐसी संरचनाएं पहले ही नष्ट हो गई थी, और वेयर हाउस के अलावा यहाँ पर एक और जिक्र हुआ है, वो है द ग्रेट बाथ, विशाल स्नानागार। तो ये माल गोदाम और विशाल स्नानागार का जो निर्माण था वो हड़प्पाई लोगों के द्वारा किया गया था, लेकिन इनका जो इस्तेमाल था वो किसी विशेष पर्पस से किया जाता होगा, ऐसा पुरातत्वविदों का मानना है। विशाल स्नानागार आंगन में बना हुआ एक आयताकार जलाशय होता था जो चारों ओर से गलियारे से घिरा हुआ होता था, और इसके तल तक जाने के लिए इसके उत्तरी दक्षिणी भाग में सीढ़ियां बनी होती थी। यहाँ इस जलाशय के बारे में पुरातत्वविदों का ये मानना है कि इसका जो प्रयोग है वो किसी विशेष प्रकार के अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता होगा। स्कॉलर्स टू सजेस्ट दैट इट वाज मीन्ड फॉर सम काइंड ऑफ स्पेशल रिचुअल बाथ। तो इस तरह से आपने जाना कि
जो दुर्ग जैसी जो संरचनाएं थी, वो दुर्ग जैसी संरचनाएं किसी विशेष पर्पज के लिए यहाँ पर इस्तेमाल की जाती होंगी, जिसमें माल गोदाम और जलाशय प्रमुख रूप से देखे जा सकते हैं। तो इस प्रकार हमने इस अध्याय का परिचय और बिंदुवार संक्षिप्त विवरण में आरंभ, हड़प्पाई लोगों के निर्वाह के तरीके, उनकी कृषि प्रौद्योगिकी, साथ ही मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र के रूप में तथा वहाँ पर नालों का निर्माण, हड़प्पाई लोगों के द्वारा गृह स्थापत्य की विशेषताएं तथा दुर्ग में विशेष सार्वजनिक प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली संरचनाओं में माल गोदाम और विशाल स्नानागार के बारे में पढ़ा। आगे हम अध्याय को आगे बढ़ाने के लिए शेष भाग पर बाद में चर्चा करेंगे।